हेलो एवरीवन। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो अभी अगर हम आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया है तो समझिए कि क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने आधे से ज़्यादा समझ ली है। अब इकलौती जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ बच जाती है वो बचता है ओम्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के सबसे फंडामेंटल लॉज में से एक है, और आज हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ ओम्स लॉ रिलेशन देगा, जब हम लोग करंट और पोटेंशियल को पढ़ चुके हैं तो इन दोनों के बीच में एक सर्किट में, एक क्लोज सर्किट में जब आप करंट को फ्लो कराते हैं तो उस सर्किट के करंट और उस सर्किट के पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमें जानने को मिलता है ओम्स लॉ से। तो चलिए ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature is kept constant। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो करंट है किसी भी सर्किट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, जो सर्किट के अक्रॉस है। यानी आप दूसरी तरफ से बोलेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस द एंड ऑफ द मेटालिक वायर, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के जो उससे फ्लो कर रहा है। हम सीधे सीधे इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी भी सर्किट में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ाया जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। तो यहाँ से एक रेशियो निकल के आता है V और I का। अगर हम V और I का रेशियो निकालते हैं तो वो किसी भी सर्किट के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग एक नए टर्म के नाम से जानेंगे जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये कांस्टेंट रेशियो जो V और I के बीच में है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टेंस। सो इफ समवन आस्क्स यू कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, यू कैन टेल देम कि रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब रेजिस्टेंस का दूसरे तरीके से अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हो गया? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है, वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो ये R कांस्टेंट आ जाएगा। तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या है? V इक्वल्स टू I R। ये है आपका ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं ओम में, इसको हम ग्रीक सिंबल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। और ये जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं इसका SI यूनिट है ओम। क्या बोलेंगे इसको? ओम। तो 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, एम्पियर करंट का यूनिट है, तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। भाई किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, क्या क्या चीज़ें असर डालती हैं किसी भी वायर के रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहला है रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। जितना ज़्यादा वायर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, ठीक है। क्योंकि करंट को ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा तो करंट को वायर से जो रेजिस्टेंस मिलता है वो ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वायर की थिकनेस, मोटाई, यानी जितना मोटा वायर लोगे आप, रेजिस्टेंस उतना क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी अगर आप क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर आप क्रॉस सेक्शन घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इससे हम जो नया एक इक्वेशन लेके आते हैं वो क्या है? R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलता है जो क्या है? R इक्वल्स टू रो L/A। इस सिंबल को बोला जाता है रो, है ना, RHO, रो। और ये साइन होता है, ये रो जो है इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये मैंने लिखा है ना, वेयर रो इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। तो यहाँ से आपको दो फॉर्मूले मिल गए, एक है V इक्वल्स टू IR और दूसरा R इक्वल्स टू रो L/A।
अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है इसमें वो आता है ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। कंडक्टर्स दैट डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो इसमें इतना ही है ओम्स लॉ में, बहुत ही इजी सा लॉ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग रेजिस्टेंसेस को जब हम सर्किट में अलग अलग पैटर्न से कनेक्ट करते हैं सीरीज़ और पैरेलल में, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। तो ओम्स लॉ में आज इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पीछे के लेक्चर्स को भी विज़िट करते रहिए, आपको और अच्छे से ये चैप्टर ग्रिप में आएगा। इसको बार बार देखें ताकि आपको किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट में डाउट ना रहे। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।